सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो बच्चों की बीमारियां हैं, बच्चों से हम शुरू करते हैं। तो बच्चों में मैम ऐसा कई बार देखा गया है कि हम आई का जो ट्रीटमेंट है उनको तब तक शुरू नहीं करते जब तक कि हमको कोई आई का डिजीज समझ में नहीं आता कि इसमें कुछ आई का प्रॉब्लम है, तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा रिकमेंडेड है कि जैसे ही बच्चा जब पैदा होता है तो नॉर्मली एक जो पीडियाट्रिशियन है वो एक बेसिक आई चेकअप करा देते हैं। पर अगर नहीं हुआ है तो हम 1 साल के अंदर अंदर एक जनरल आई चेकअप करा लें जिसको कोई ग्रॉस प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरा जो आई चेकअप है वो बहुत ज़रूरी है तब जबकि बच्चा स्कूल जाने लगे। तो जैसे ही स्कूल जाना शुरू करता है और ABCD कुछ पढ़ने लगता है, उसी समय हम अगर एक आई चेकअप करा देंगे तो उसका जो इनिशियल स्टेज है वो कि उसको चश्मे की ज़रूरत तो नहीं है, विजन में कितना प्रॉब्लम है, वो हमको बहुत अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। क्योंकि नॉर्मली जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, जो चश्मे की प्रॉब्लम होती है, इनिशियली क्या होता है कि बच्चा कई बार अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाई करता है, मतलब जितना उसको कंफर्टेबल लगता है उतना पढ़ता है। तो जितना नज़दीक ला के पढ़ना होता है पढ़ लेता है, टीवी बहुत पास जाके देखना होता है तो देख लेता है। तो इस तरह से उसका जो इनिशियल स्टेज में डिजीज़ हमको पता नहीं चल पाती है। तो अगर बच्चा स्कूल जाने लगे और ABCD काका गागा 1 2 3 कुछ भी पढ़ने लगे, बिल्ली बंदर ये सब पहचानने लगे, तो फोटोग्राफ्स के थ्रू हम उसका विजन इनिशियल असेस कर सकते हैं। कुछ मशीन्स आती हैं उनसे भी हम पता लगा सकते हैं और इस तरह से हम बहुत अर्ली स्टेज में उसको बता सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो जन्म के साथ शुरू होता है और 8 साल की उम्र तक होता है। आई का जो डेवलपमेंट है 8 साल की उम्र में नॉर्मली ऐसा होता है कि 8 साल तक जो आई में जो भी जिस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो हो गया, तो उसके बाद फिर उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमको हर हाल में डिजीज को 4 5 6 साल की उम्र तक पकड़ना जरूरी है, ताकि हमको 2 से 3 साल का समय मिल जाए उस डिजीज को ट्रीट करने में। क्योंकि अगर मान लो किसी की एक आंख में चश्मे का नंबर ज़्यादा है और एक आंख में चश्मे का नंबर नहीं है, तो उस कंडीशन में बच्चे को समझ नहीं आएगा कि उसको कुछ प्रॉब्लम है और वो लगातार नॉर्मल काम करता रहेगा। और जिस आंख में चश्मे का नंबर ज़्यादा है वो आंख धीरे धीरे देखना बंद कर देगी, क्योंकि उसको देखने में बहुत स्ट्रेस देना पड़ता है। इसको हम सप्रेशन करते हैं और वो आंख एक तरह से सप्रेशन में चली जाएगी। तो वो जो सप्रेशन है उसको हमको फिर से एक्टिव करने के लिए 8 साल की उम्र के पहले उस आई को एक्स्ट्रा वर्क कराना पड़ता है, जो ऑक्लूजन थेरेपी और अलग तरह की थेरेपीज होती हैं। वो चीज़ें 8 साल की उम्र के बाद कारगर नहीं होती। इसलिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ के और फिर ट्रीटमेंट को शुरू करा दें। तो बच्चा 1 साल के अंदर पहला चेकअप, तो दूसरा जैसे ही स्कूल जाने लगे तो हम दूसरा चेकअप शुरू करा सकते हैं। दूसरा जो बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्री रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी एक बीमारी होती है जिसमें कि बच्चा अगर समय से पहले पैदा हुआ है, मतलब 9 महीने के पहले, अगर 8 महीने 7 महीने की उम्र में पैदा हुआ है और उसका वजन जो है वो जन्म के समय 1.5 किलो से कम है, और अगर वो किसी और बीमारी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहा है जन्म के समय, उस समय तो उसको ऑक्सीजन दिया गया है, तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि उसका बच्चे का जो पर्दे का डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा हेम्पर्ड हो जाता है, वो अफेक्टेड हो जाता है, और वो आगे जाके पर्दा जिस रूप में विकसित होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता, और वो बहुत सीरियस ब्लाइंडनेस का कॉज रहता है। तो नॉर्मली सारे पीडियाट्रिशियंस और सब लोग इस तरह से इन बच्चों को जिनका 7 महीने से पहले पैदा हुए हैं, जो 1.5 किलो से कम के हैं और जिनको कोई और बीमारी रही है, उनके आई चेकअप के लिए ज़रूर बताते हैं। पर हमको भी ये ध्यान रखना है कि इस तरह का कोई कंडीशन है तो हमको आई चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। और बच्चे का टोटल एज 42 वीक्स, मतलब कि अगर वो 8 7 महीने का पैदा हुआ है तो कम से कम वो 4 महीने का जब तक नहीं हो जाता, तब तक हम उसको आई चेकअप लगातार करना है, क्योंकि तब तक खून की नलियां आँख में बनती रहती हैं और उनमें कभी भी बिगड़ने की संभावना रहती है। इस तरह से जो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी है उसको हमको बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ना होता है। इसके अलावा कुछ और डिजीजेज हैं, जैसे कि कुछ कंजेनाइटल डिजीजेज हैं, जैसे कि कुछ आई के कैंसर्स हैं, रेटिनोब्लास्टोमाज हैं। तो रेटिनोब्लास्टोमा वैसे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि आप तो वो जो डिजीज है वो बहुत ऑब्वियस होती है, आँख आँख में वाइटनेस दिखेगा, आँख बड़ी होने लगेगी, रेडनेस आएगी। तो उस कंडीशन में बहुत ऑब्वियसली हमको दिख जाता है और हम डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है कि अगर फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम रही है तो बाकी बच्चों में बहुत अर्ली स्टेज में ध्यान दे सकते हैं कि उनको हम बेसिक एग्जामिनेशन कराएं और इस तरह से वो हम उसको पकड़ सकते हैं। एक और चीज़ है कि बच्चों में जो कंजंक्टिवाइटिस होता है, तो अगर एक जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 1 महीने से कम एज के जो बच्चे होते हैं,
उनमें अगर किसी भी तरह का जो कंजंक्टिवाइटिस जो एडल्ट्स में कॉमन रहता है, बड़ों में बहुत कॉमन रहता है, और हम उसको 5-6 दिन का बेसिक ट्रीटमेंट लेके ठीक कर देते हैं। पर अगर वही बीमारी अगर बच्चे में 1 महीने के पहले की उम्र के समय हो रही है, तो वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको कि हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेफ्रॉन कहते हैं। और उसमें हमको तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि कुछ डिजीज में हमको सिर्फ कंजंक्टिवाइटिस के लिए पेशेंट को बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, और उसको इंजेक्टेबल दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, ताकि हम डिजीज़ को बहुत अर्ली स्टेज में रोक सकें, अदरवाइज उसमें ब्लाइंडनेस का खतरा रहता है। विटामिन ए जो है वो बहुत रिक्वायर्ड होता है आँख के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो विटामिन ए के प्रोफाइलेक्टिक डोजेज जो हैं वो हर जन्म के समय, फिर हर 6 महीने में लगातार 6 साल की उम्र तक दिए जाते हैं। वो भी हमको अपने अपने जानकारी के साथ उसको नियमित तौर पर लेते रहना है, बच्चे को दिलाते रहना है। तो ये मेरे हिसाब से कुछ बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिनको कि हमको ध्यान रखना है। उसके बाद एक बार बच्चा बड़ा हो गया, 8 साल 10 साल का हो गया, तो फिर हमको एक बेसिक आइडिया लग जाता है उसको किस तरह की आई स्टेज है, और फिर हम उसका रेगुलर रूटीन चेकअप कराते रहते हैं। जिन बच्चों में चश्मा लगता है, उनमें एक बात कई लोगों को जो है वो बार बार पूछते हैं कि क्या चश्मा लगातार लगाने से बच्चे का चश्मा उतर सकता है। तो और दूसरा, कभी-कभी वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं पेरेंट्स जो आते हैं, कि वो बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से चश्मा लगाता है, 24 घंटे चश्मा लगाता है, बिस्तर से उतरते ही चश्मा लगा लेता है, उसके बाद भी इसका नंबर समय के साथ हर चेकअप में बढ़ता जाता है। तो क्या करें? तो चश्मे का नंबर जो है, स्पेशली जो माइनस नंबर जो होते हैं, मायोपिया वाले जो होते हैं, वो सारे नंबर उम्र के साथ बढ़ते हैं। चश्मा लगाने से ऐसा नहीं होता कि आप चश्मा लगाएंगे तो नंबर स्थिर हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि चश्मे का रोल एक तरह से बैसाखी के जैसा होता है। आप चश्मा आँख के ऊपर रखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, बच्चे को क्लियर दिखेगा, जो भी लगाता है उसको क्लियर दिखेगा। और अगर आप चश्मा उतार देंगे तो आपको धुंधला दिखेगा। ऐसा नहीं है कि चश्मा लगाने से आँख में कोई इंटरनल चेंजेस चश्मा ला रहा है और आपका आई स्वस्थ होता जा रहा है। तो चश्मा हमको वैसाखी की तरह हेल्प करता है। माइनस के नंबर एज के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि एज के साथ आई का साइज भी एक्सपेंड होता है, साइज बढ़ता है, तो उसके हिसाब से माइनस के नंबर में भी चेंजेस आते हैं। तो हर 1 से 1.5 साल में, या फिर कभी जब भी इसके दौरान अगर बच्चे को लगे कि जो चीज़ वो पहले अच्छे से कर पाता था, टीवी जितना डिस्टेंस से देख पाता था अब नहीं देख पाता है, ब्लैक बोर्ड जितना पीछे बैठने पे जितना साफ दिखता था अब नहीं दिखता है, अगर ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं तो आप तुरंत, वरना हर 1 साल में एक बार आई का चेकअप कराते रहें। और जो माइनस के नंबर होते हैं, अगर वो ज़्यादा हैं, तो माइनस के नंबर के में आई चेकअप के साथ रेटिना का चेकअप भी हर 2 साल में एक बार जरूरी होता है, क्योंकि आई जब एक्सपेंड होता है तो जो रेटिना है उसमें कभी कभी ब्रेक्स आ जाते हैं, और उनको हमको बहुत इनिशियल स्टेज में लेजर थेरेपी करके उन ब्रेक्स को ठीक करना पड़ता है। तो इस तरह से चश्मे का जो है वो रहता है। ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं है जो कि चश्मे का नंबर रोक दे या चश्मे का नंबर कम कर दे, परंतु ऐसी बहुत सारी स्टडीज आई हैं जिसमें ऐसा देखा गया है, जितना स्क्रीन टाइम कम होता है उतना चश्मे का माइनस का नंबर कंपेरेटिवली कम बढ़ता है। तो ऐसा रिकमेंडेड है कि जो अब हम अभी की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको तो हम नहीं बंद कर सकते, लेकिन इसके अलावा जो स्क्रीन टाइम बच्चों का जो इंटरटेनमेंट का स्क्रीन टाइम है उसको 1 घंटे से कम करना है टोटल दिन भर में। स्क्रीन टाइम में आपको कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है, आपका टीवी भी इंक्लूडेड है, मोबाइल भी इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ें मिला के हम 1 आवर से कम करें अदर देन ऑनलाइन क्लासेस, तो जो मायोपिक प्रोग्रेशन है वो कम होता है। साथ में एक और स्टडी देखी गई है जिसमें ये पाया गया है कि अगर बच्चा दिन में 2 घंटे धूप में खेलता है तो माइनस के नंबर कम बढ़ते हैं। तो शायद उसका रिलेशन विटामिन डी से है, कि विटामिन डी अगर डोज अच्छा रहता है तो माइनस के नंबर जो है वो कंपेरेटिवली कम बढ़ते हैं। इस तरह से एक हम चीज़ें जो बच्चों में है वो विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। और ये तो बेसिक बातें हैं जो कि हम कभी कभी इग्नोर करते हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहता था। इसके अलावा अगर किसी को कोई और एबनॉर्मल है, जैसे कि आँख की साइज कंपेरेटिवली बड़ी लग रही है, आँख में किसी भी तरह का तिरछापन लग रहा है, जो कि कभी होता है कभी नहीं होता। तिरछापन भी कई तरह के होते हैं। कभी कभी कुछ तिरछेपन ऐसे होते हैं जो 24 घंटे में से मुश्किल से आधे घंटे को आपको ऑब्वियसली दिखेंगे कि आँख तिरछा है, बाकी के 23 घंटे आपको बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ दिखेगा। तो ऐसे तिरछापन है, किसी भी तरह का है, कुछ आँख में नॉर्मल एबनॉर्मल वाइटनेस है, कुछ भी एबनॉर्मल है, तो आप उसको ज़्यादा तुरंत आप आई चेकअप कराएं, तो जो डिजीजेज हैं वो बेहतर ढंग से पकड़ी जा सकेंगी।
तो ये हम बच्चों के बारे में था। अब एडल्ट्स के बारे में कुछ डिजीजेज में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज जो एडल्ट का है, अपार्ट फ्रॉम कैटरेक्ट, कैटरेक्ट तो सभी को होता है और सब अपना जरूरत के हिसाब से टाइमली उसका ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है ग्लोकोमा और काला मोतियाँ जिसको कहते हैं। ग्लोकोमा में आँख का प्रेशर बढ़ता है। नॉर्मल प्रेशर 20 से कम होना चाहिए, वो उससे ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी प्रेशर 20 से कम होने के बाद भी ग्लोकोमेटस चेंजेस होने लगते हैं। तो जो प्रेशर का प्रॉब्लम है वो नॉर्मली होता क्या है कि प्रेशर जब बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल आई प्रेशर 20 होता है, जब कभी प्रेशर 50 हो जाता है तो आंख में दर्द शुरू हो जाता है। पर अगर 20 से 50 के बीच में प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमको पता नहीं चलता। थोड़ा थोड़ा कभी आई स्ट्रेन होगा, कभी आंख के सामने रंगीन गोले दिखेंगे, कभी कभी एकदम से पानी आने लगेगा, चुभन होने लगेगा। तो इस तरह के थोड़े बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं। कभी कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन आंख का प्रेशर कॉन्स्टेंटली 30-35 इस तरह से बढ़ता रहता है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे जो हमारी आई की ऑप्टिक नर्व है, जो नस है, उसको धीरे धीरे दबा देता है। और उससे वो नस जो है वो सूखने लगती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और प्रेशर बढ़ता है, ब्लड सप्लाई कम होती है, तो नस सूखती है और सूखने की वजह से उसका विजन धीरे धीरे कम होता है। अब ग्लोकोमा में प्रॉब्लम क्या होता है कि विजन जो कम होता है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ आता है। मतलब आपको बीच में अच्छा दिखता रहेगा, धीरे धीरे बिल्कुल किनारे वाला जो हिस्सा है जिन पे हम डायरेक्टली जिसको नहीं देखते हैं वो सिकुड़ने लगता है। तो जो फाइनली जो विजन बचता है उसको हम टनल विजन करते हैं। तो जो पेशेंट होते हैं उनको आखिरी में ऐसा दिखता है जैसे आप किसी लंबी सुरंग के अंदर से देख रहे हैं, तो आखिरी में बिल्कुल बीच में आपको अच्छा दिखेगा, चारों तरफ काला हो जाएगा। ये जो सिम्टम्स हैं वो इतने स्लोली आते हैं कि पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि उनकी आई में कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है। और दूसरा होता क्या है कि हमारी दोनों आंखों का जो फील्ड है वो एक दूसरे से ओवरलैप करता है। तो एक आंख में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे विजन में प्रॉब्लम है तो वो कभी कभी दूसरी आंख से कवर हो जाता है, तो हमको नहीं पता चल पाता कि ये हमारा जो विजुअल फील्ड है इस जगह का वो हमारा लॉस हो गया है। तो इस तरह से ग्लोकोमा को हम जो कहते हैं वो बहुत स्लोली जो है विजन का किलर कहलाता है। तो वो धीरे 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 विजन को खत्म कर देता है। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब सडनली अचानक विजन चला जाता है और आपको लगता है कि आप कुछ नहीं दिख रहा है, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि नस तो पूरी तरह सूख गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ग्लोकोमा में ये रिकमेंडेड है कि 40 ईयर की एज के बाद आप हर साल जो है वो आई का चेकअप कराएं, प्रेशर चेक कराएं और आँख की नस को चेक करें। ग्लोकोमा में सिर्फ प्रेशर अकेला ही मायने नहीं रखता। ग्लोकोमा में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो प्रेशर देखना ज़रूरी है, दूसरा एक पेरीमेट्री करके टेस्ट होता है, या विजुअल फील्ड टेस्ट होता है। अगर आपको प्रेशर थोड़ा सा एबनॉर्मल रेंज में है, उसके साथ ऑप्टिक नर्व को देखा जाता है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। और अगर वो सस्पेक्टेड है थोड़ा भी तो एक पेरीमेट्री करके एक टेस्ट कराया जाता है, जो करने से हमको इनिशियल स्टेज में हम बता सकते हैं कि ग्लोकोमा शुरू हो चुका है और आप उसको ट्रीटमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। तो ग्लोकोमा में एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आपको हर साल प्रेशर और उससे रिलेटेड चीज़ों का चेकअप कराना है, डॉक्टर या फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से। और उन लोगों को तो बहुत एहतियात बरतना है जिनकी फैमिली में ग्लोकोमा की फैमिली हिस्ट्री है। अगर पेरेंट्स को है, अगर ब्रदर सिस्टर को है इस तरह का प्रॉब्लम, तो उनको बहुत ध्यान रखना है और उनको और रेगुलर चेकअप कराते रहना है। ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में अगर हम देखेंगे तो ग्लोकोमा का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है। आपको प्रेशर को कंट्रोल रखना पड़ता है, तो इनिशियली कुछ मेडिकेशंस के साथ प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। अगर प्रेशर दवाइयों से कंट्रोल्ड है और दवाइयों की कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं दिख रहे हैं, तो बेस्ट ट्रीटमेंट है कि हम मेडिकेशन से ही चीज़ों को कंटिन्यू करें। और अगर दवाइयों से चीज़ें कंट्रोल नहीं है, या दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ रही हैं, या दवाइयों के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में सर्जरी प्लान की जाती है। तो ग्लोकोमा का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें चाहे सर्जरी हो या मेडिकेशन हो, ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में जो फाइनल एम होता है वो ये होता है कि हम विजन को बचा के रखें। जितना विजुअल फील्ड लॉस हो गया है, जितना विजन लॉस हो गया है, वो उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। उसको हम सिर्फ आगे का प्रोग्रेशन रोक सकते हैं। इसलिए हमको प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोकोमा में, कि आप खुद जाके चेकअप कराएं कि मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं है।
ये ग्लोकोमा से रिलेटेड चीज़ हो गई। इसके अलावा दूसरी डिजीज जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज़ हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का, सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स हैं हमारे यहाँ पे। और सबसे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का है कि हमारा जो रूटीन चेकअप है वो नहीं होता। डायबिटीज़ यूजुअली डायग्नोज बहुत सारे जगहों पे तब होती है जबकि उसके कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कॉम्प्लिकेशन बॉडी में दूसरी जगह होते हैं वैसे ही आई में भी शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरह से ग्लोकोमा में चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाती हैं, उसी तरह से कुछ कुछ रिस्पेक्ट में डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी कई बार चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाती हैं। तो जैसा ग्लोकोमा में हमको प्रोफाइलेक्टिक चेंज या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, पहले जाके चेक कराना है, वैसे ही सेम टू सेम जिस दिन आपका डायबिटीज़ डायग्नोस हो उसी दिन आपको जाके आई का चेकअप कराना है डायबिटिक रेटिनोपैथी की डायग्नोसिस के लिए। एक बेसिक ट्रीटमेंट, बेसिक मैनेजमेंट होता है जिसमें आँख में दवा डाल के चेक किया जाता है कि आपका उस समय डायबिटीज़ की वजह से आई में क्या स्टेटस है। उसके हिसाब से डिजीज़ को माइल्ड, नो डायबिटिक रेटिनोपैथी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर या फिर एक पीडीआर करके प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है और हर स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट या फॉलोअप डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है तो आपको हर 1 से 1.5 साल में अपना रेटिना चेक कराना है। अगर आपके डॉक्टर ने बोला है आपको माइल्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो आपको हर 1 साल में रेटिना चेक कराना है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है मॉडरेट टू सीवियर डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो आपको हर 6 मंथ्स में चेकअप कराना है। सीवियर से लेके आगे की सारी स्टेजेस में ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। माइल्ड, मॉडरेट और नो डायबिटिक रेटिनोपैथी में सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया जाता है ताकि ताकि हम देख पाएँ कि डिजीज और प्रोग्रेस नहीं हो रही है। उसके साथ साथ अगर और कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स और कोई एसोसिएटेड डिजीज है, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर अगर है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो चेकअप का फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट भी बहुत डिफरेंट तरह का है। जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में आई थिंक कोई सवाल पूछना चाहता है तो हम क्या सवाल बीच में लें कि आखिरी में लें? सर आप पहले आपको सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम सभी के सवाल ले लेंगे। जी जी मैम, ठीक है, ठीक है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो भी मतलब कभी कभी पेशेंट्स के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग रहता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाते हैं। तो वो उस वाले पार्ट को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट में पहला तो ये है कि हमको डायबिटीज़ कंट्रोल रखनी है, क्योंकि अदरवाइज आप जो भी ट्रीटमेंट लेंगे वो उस समय तो कारगर होगा लेकिन अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से वो सारे सिम्टम्स फिर से वापस आ जाएंगे। और दूसरा ये कि जो ट्रीटमेंट है उसमें 2 ही ऑप्शन रहते हैं हमारे पास। पहला होता है लेज़र करना। तो अगर किसी पार्ट में रेटिना के हिस्ट्री में मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसमें हमको लेज़र करके उस एरिया को ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा होता है आँख में इंजेक्शन। इंजेक्शन जो होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। इंजेक्शन का मेन रोल होता है कि जो खून की नलियाँ एक्स्ट्रा बन रही हैं उनको सिकोड़ना, और खून की नलियाँ जो इमेच्योर हैं उनकी वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको हमको ब्लड लॉस हो रहा है और ब्लड की वजह से जो स्वेलिंग हो रही है उस स्वेलिंग को कम करना। तो जो इंजेक्शंस होते हैं वो नॉर्मली थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं पेशेंट्स के लिए, और हर 4 to 6 वीक्स में हमको उनको रिपीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक इंजेक्शन 4 से 6 हफ्ते तक डिजीज़ को कंट्रोल कर देता है। उसके बाद जो अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्वेलिंग हुआ था वो अगर वापस आ जाते हैं तो वो जो पहले इंजेक्शन का इफेक्ट खत्म होते ही साथ स्वेलिंग फिर से हो जाएगी, तो उस दौरान आपको फिर सेकेंड इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो ऐसा करके लोगों को कभी कभी 20, 25, 30 इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। तो यूजुअली डॉक्टर्स ट्राई करते हैं कि 3 इंजेक्शंस में अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं हैं और पेशेंट को फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है आगे तो वो 3 इंजेक्शंस तक ट्राई करते हैं, उसके बाद रोक देते हैं। पर अगर आपने 3 इंजेक्शंस के दौरान डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड फैक्टर्स को बहुत अच्छा कंट्रोल कर लिया है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपका डिजीज़ जो है वहीं रुक जाएगा
और कुछ हद तक जो हम स्नेलेंस चार्ट पे वो विजन चेक करते हैं उसमें कम से कम 2 लाइन का इजाफा होगा, 2 लाइन का फायदा हो जाएगा। तो ये इंजेक्शन से रिलेटेड है। और दूसरा लेज़र है। तो लेज़र तो ऐसा होता है कि नॉर्मली 2 से 3 सेटिंग में लेज़र को पूरा कर दिया जाता है। लेज़र करने से फ़ायदा होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती है और जो स्वेलिंग है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दूसरे से डायबिटिक रेटिनोपैथी में ट्रीटमेंट को आपको बहुत सीरियसली कंटिन्यू करना है। इंजेक्शन और लेज़र 2 ही ऑप्शन है हमारे पास। और दूसरा है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी को आपको इनिशियल स्टेज को डायग्नोस कराना है और उसके बाद आपको उसका ट्रीटमेंट शुरू कराना है, जो भी जैसा भी बताया गया है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो आई में चेंजेस हैं उसमें जैसे डायबिटीज में होता है वैसे चेंजेस मतलब एक स्टेज वाइज नहीं आते। जैसे डायबिटीज में होगा कि पहले डिजीज माइल्ड होगी, मॉडरेट होगी, सीवियर होगी, वेरी सीवियर होगी। तो हम डिजीज को एक स्टेज में पकड़ना चाहते हैं, फिर उसको ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में डिजीज स्टेज वाइज नहीं, स्टेज वाइज तो बढ़ती है, पर हाइपरटेंशन में प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी चेंजेस बहुत सडन होते हैं। जैसे कि ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो गया, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हो गया। तो उसमें क्या होता है कि एकदम से जब प्रेशर बढ़ता है तो खून की नलियां सिकुड़ती हैं। सिकुड़ने से कभी कभी सडनली नस में ब्लॉकेज आ जाता है। जैसे कार्डिक अरेस्ट होता है वैसे ही आई में भी सडनली कोई वेसल का अरेस्ट हो जाता है। तो वो सडन लॉस ऑफ विजन हो सकता है, या एक आधे एरिया में खून की कुछ सारे धब्बे आ गए, या खून की एक नली ब्लॉक हो गई। अगर आर्टरी ब्लॉक हुई है तो उसके चेंजेस अलग आएंगे, अगर वेन ब्लॉक हुई है तो उसके चेंजेस अलग आएंगे। तो हाइपरटेंशन में भी सेम है। कभी कभी हम सडन आई लॉस से जब आई चेक करते हैं कि पेशेंट आया कि मेरे को दिखना एकदम से बंद हो गया सुबह से, और मैं आई चेक किया और आई चेक करने पे लगा हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर देखा तो पता चला कि उसका 200 और 150 के ऊपर है लोअर वाला। मतलब इस तरह से पेशेंट को पता नहीं चलता और हाइपरटेंसिव चेंजेस इस तरह से आते हैं। तो हाइपरटेंशन में तो ये है कि आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराते रहें। और जैसा कि डायबिटीज़ है उसी तरह से हाइपरटेंशन में जैसे ही आपको पता चलता है तो एक बेसिक आई चेकअप करा लें। लेकिन हाइपरटेंसिव चेंजेस बहुत सडन होते हैं, तो आई चेकअप से इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्लड प्रेशर को बहुत कंट्रोल रखें ताकि आई में चेंजेस ना हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो फिर आई चेकअप आप नहीं भी कराएंगे सिर्फ हाइपरटेंशन में तो उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर एडल्ट्स में एक और डिजीज होती है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जिसमें कि नॉर्मली तो ये फॉरेन की डिजीज है, लेकिन अभी हम हमारे कंट्री में भी काफ़ी इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि ये पेशेंट्स स्पेशली जो स्मोकर्स होते हैं दे आर मोर प्रोन कि जो आई का जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हम मैक्यूला कहते हैं, यहाँ पे विजन सबसे अच्छा फॉर्म होता है और जिससे सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, उसमें खून की एबनॉर्मल नलियां बनने लगती हैं और कभी कभी उस जगह पे ब्लड सप्लाई एकदम से बंद हो जाता है। तो 2 तरह से रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो सकता है। एक खून की नलियां एबनॉर्मल बने और दूसरा होता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाए। उसकी वजह से एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन होता है। और जैसा कि हमने ग्लॉकोमा में देखा कि विजन चारों तरफ से सिकुड़ते हुए सेंट्रल बस बचता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में उल्टा होता है कि आपका सेंट्रल विजन चला जाता है। बीच में पेशेंट को काला धब्बा दिखेगा, चारों तरफ कंपेरेटिवली उसको अच्छा दिखेगा। ये जो 2 तरह के होते हैं, 2 में जो जिसमें खून की सप्लाई बंद हो जाती है जिसको हम ड्राई ARMD कहते हैं, उसमें किसी भी तरह का ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाता, सिर्फ हम कुछ मल्टीविटामिन सी दे पाते हैं उसमें। और जो पहला वाला है जिसमें खून की एबनॉर्मल नलियां बनने से एक मेम्ब्रेन बन जाता है जिसको सब रेटिनल न्यूरोवेस्कुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर वह मेम्ब्रेन बन रही है तो उसमें कुछ इंजेक्शंस लगा के उस मेम्ब्रेन को सुखाया जाता है ताकि ट्रीटमेंट को कुछ हद तक हम विजन को रिकवर कर सकें। तो ये कुछ डिजीजेज हैं। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से रिलेटेड। आजकल हम सब कंप्यूटर, मोबाइल और स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो उससे रिलेटेड आई से जो डिजीजेज होती हैं उसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें मेनली जो है वो प्रॉब्लम है वो है ड्राइनेस का। हम जब स्क्रीन पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग कम हो जाता है। ब्लिंक कम होने से जो हमारे आँख में टीयर की फिल्म रहती है तो नॉर्मली 10 सेकंड में ब्रेक होती है। हमको 10 से 12 सेकंड में पलक को झपकाने की ज़रूरत पड़ती है। पर हम जब स्क्रीन पे बहुत देर कंसंट्रेट करते हैं और आईज वाइड ओपन रहती हैं
तो वो जो फिल्म है वो ब्रेक होती है और हम फिर भी ब्लिंक नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से आई में इरिटेशन बढ़ जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाता है, वैसे एक्सेसिव वाटरिंग होता है, पानी ज़्यादा टीयर्स बनते हैं आई में। वो फिर जब इरिटेशन होता है तो आई में एलर्जिक चेंजेस शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें एक तो स्क्रीन टाइम कम करना है, जिसके लिए भी पॉसिबल है, सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो कुछ सावधानियां जो हैं वो ये हैं कि डिहाइड्रेशन बॉडी में नहीं होना चाहिए, तो हर 1 घंटे में हम कुछ 1 गिलास पानी पी लें, अपने आप को हाइड्रेट करें। हर 50 मिनट्स वर्क करने के बाद अगर पॉसिबल है तो 5 मिनट का ब्रेक ले लें, ताकि आपका पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, आई को कंफर्टेबल लगे, आई आप क्लोज करके बैठ जाएं, वॉक करने के लिए निकल जाएं 5 से 10 मिनट के लिए, उसके बाद वापस आ जाएं। और जो स्क्रीन है, स्क्रीन को आप कोशिश करें कि जो स्क्रीन का जो टॉप है वो आपके चिन लेवल से नीचे रहे। उससे क्या होगा कि आपका जो आई है काम करते समय काफ़ी हद तक क्लोज रहेगा, ओनली 30-40% आई ही ओपन रहेगा, तो जो ड्राइनेस का एरिया कम रहेगा, तो जो सिम्टम्स हैं वो सारे कम आएंगे। और इसके अलावा कुछ टीयर सब्स्टिट्यूट आते हैं जो कि आई को लुब्रिकेशन मेंटेन करते हैं, तो अगर ड्राइनेस आपको लग रही है तो उन टीयर सब्स्टिट्यूट्स को, जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव फ्री होने चाहिए, और अगर शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी टीयर सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, तो आप रेगुलरली इन बिटवीन ले सकते हैं, तो उससे आपका आई कंफर्टेबल रहेगा। चश्मे आप वैसे तो रूटीनली रिकमेंडेड नहीं है, पर अगर आप बहुत लंबा स्क्रीन टाइम है तो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड रे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जिसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होता है, या कुछ यूवी प्रोटेक्टिंग या ब्लू कट ग्लासेस आते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, इससे वो कंपेरेटिवली स्क्रीन सूदिंग लगेगा। साथ में आजकल जो स्क्रीन हैं उनमें भी कुछ फीचर्स होते हैं जिसमें कि आप कंप्यूटर का जो इल्यूमिनेशन है, इंटेंसिटी है, उसको थोड़ा सूदिंग कर सकते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। क्वेश्चन से पूछना था कि जनरली देखा है मार्केट के अंदर चश्मा का नंबर देने के लिए बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं। जी सर। तो क्या उनकी दुकानों पे जाके हमको अपनी आंखें चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि आंखें हमारी बड़ी सेंसिटिव होती हैं, और वो जो नंबर देते हैं उस नंबर को एक्सेप्ट करके लगा लेना चाहिए, या हमको कोई स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके ही चेक करवानी चाहिए? हमको ये बात समझ में अभी तक नहीं आई है। मेरी उम्र 60 है और मैं कई सालों से देख रहा हूँ, तो अब मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे को बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं, तो मुझे आप प्लीज सजेस्ट करिए क्या करना चाहिए। तो जो चश्मे की दुकान पे जो नंबर चेक होते हैं, उसमें जो नंबर चेक करते हैं नॉर्मली वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, जी है ना, तो वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, उन्होंने कोर्स किया होता है। अगर कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको नंबर दे रहा है तो बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ आपको चश्मे का नंबर चेक कराना है तो ओके चश्मे की दुकान पे अगर कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट एक क्वालिफाइड बंदा होता है, तो ओके चश्मे कोई और चश्मे का नंबर दे रहा है तो वो रिलायबल नहीं होगा। और अगर कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठता है नॉर्मली, उन्हीं के लिए उन्हीं को चश्मे की दुकान खोलने की परमिशन भी रहती है। तो अगर कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको चश्मे का नंबर दे रहा है तो चश्मे का नंबर रिलायबल होता है ना। पर वो सिर्फ चश्मे के नंबर के लिए, अगर आप आई को जैसे 63 की एज में, मुझे लगता है कि आपको चश्मे के नंबर के साथ एक जनरल आई चेकअप भी जरूरी है, जो हमने डिजीज डिस्कस की उसके लिए, तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर अगर जैसे इन बिटवीन आपको लगता है कि चश्मे का अभी अभी 1 साल के अंदर में 2 महीने 3 महीने में आपको चश्मे का फ्रेम चेंज कराना है, कुछ कराना है, तो आप चश्मे की दुकान पे भी चश्मे का नंबर चेक करा के ऑप्टोमेट्रिस्ट से ले सकते हैं, तो वो रिलायबल रहता है। ओके, थैंक यू। सर ये क्वेश्चन है मेरा कि कभी कभी जो है आंख से पानी आने लगता है, कोई भी, और अपने आप ही वो ठीक भी हो जाता है, और स्वेलिंग कभी कभी सर जैसे सो के उठते हैं तो आंख में स्वेलिंग आ जाती है, तो शायद इसके क्या कारण हो सकते हैं? मैम अगर कभी कभी पानी आता है तो वो नॉर्मली आई का रिएक्शन होता है किसी फॉरेन बॉडी के लिए। तो अगर कुछ समय के लिए पानी आ रहा है और कुछ ठीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि बॉडी जो अपना आई है उसमें कुछ नॉर्मल हुआ है, और आई अपने आप ही उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ समय पानी आके ठीक हो गया, इसका मतलब है कि कभी कभी पॉल्यूशन की वजह से कुछ चला गया, आँख में कुछ चला गया, किसी चीज़ से एलर्जी हो गई, तो वो एक्सेसिव वाटरिंग होता है और वो आई अपने आप उसको वॉश कर देता है। तो अगर ओकेजनली होता है और ठीक हो जाता है तो आप एक बार बेसिक चेकअप करा सकते हैं कि किसी चीज़ से एलर्जिक कोई चेंजेस तो नहीं है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरा आपने बोला कि मॉर्निंग में स्वेलिंग हो जाता है। जी
तो मैम मॉर्निंग में स्वेलिंग के लिए हमको 2 चीजें देखनी है। एक तो कभी-कभी लिड्स में इन्फेक्शन होता है, पलकों में इन्फेक्शन होता है। जी तो दिन भर हमारी पलकें चलती रहती हैं, तो जो भी इन्फेक्शन की वजह से जो डिस्चार्ज है वो वॉश होता रहता है, तो दिन में हमको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन रात में चूंकि आंख बंद रहती है, तो जो भी डिस्चार्ज रहते हैं वो आंख में जम जाते हैं, और उसकी वजह से मॉर्निंग में जब उठते हैं तो परेशानी ज़्यादा रहती है। तो अगर ऐसा है तो हमको पलक का इन्फेक्शन का चेकअप कराना चाहिए। लेकिन और जी दूसरी 2 कारण होते हैं और मॉर्निंग स्वेलिंग के, जो कि हमको इम्पोर्टेंटली रूल आउट करने हैं। पहला है जी किडनी डिजीजेस। तो अगर आप जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, तो हमको एक रूल आउट बहुत जरूर इम्पोर्टेंट करना है कि कहीं हमको कोई डायबिटीज या हाइपरटेंशन की वजह से किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि उसका नहीं सर, रिफ्लेक्टिव। डायबिटीज वगैरह नहीं है सर मुझे बिल्कुल। नहीं, अच्छा मैम, जनरल डायबिटीज मैं बता नहीं है रहा हूँ कि सर। अगर किसी को भी मॉर्निंग स्वेलिंग है तो हमको किडनी डिजीज रूल आउट करवाना है, दूसरा हार्ट का डिजीज रूल आउट कराना है। ये 2 जी चीजें नहीं है तो फिर आई में इन्फेक्शन एक कारण हो सकता है, तो उसके लिए आप एक आई चेकअप करा लें। तो कभी कभी जी गर्म पानी से सिकाई करने से, कुछ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लेने से चीजें ठीक हो जाती हैं। सभी कार्यक्रमों में आए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निधि चतुर्वेदी। थैंक यू मैम, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और इंटरेक्टिव सेशन बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।